इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यानी आपके बायर और सेलर के बीच में या फिर पेयर और रिसीवर के बीच में बैंक जो है एक मीडियम बन गया है कि भैया हम पैसा लेके आपको देंगे या आपसे लेके किसी को देंगे जी बच्चा। इस तरह के ट्रांजेक्शन को बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं जी। अब आइए, जितने भी बिजनेसमैन हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपने यहां एक व्यवस्था किया हुआ, उसका नाम क्या है बच्चा? कैश बुक। कैश बुक में दो तरह के कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है और एक आपका बैंक का कॉलम होता है। तो हम लोग कैश बुक कौन सा कॉलम का लेंगे बच्चा? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम वाला कैश बुक, कैसा कॉलम वाला कैश बुक लेंगे? बैंक कॉलम वाला कैश बुक हम लोग मेंटेन करेंगे। बैंक कॉलम वाला कैश बुक हम लोग मेंटेन करेंगे और जितने भी बैंक के साथ लेन देन कर रहे हैं उस सबको उसी कैश बुक में हमें कॉलम बाय कॉलम लिखना होगा। रिसीट हो रहा है तो रिसीट साइड में, पेमेंट हो रहा है तो। अब जितने ट्रांजेक्शन्स हम बैंक के साथ कर रहे हैं उसका तो रिकॉर्ड हम कैश बुक में रख दिए। दूसरा पार्टी कौन है? बैंक। दूसरा पार्टी कौन है जी? बैंक भी हमसे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा अपने यहां, उसको बोलते हैं बैंक बुक। क्या बोलते हैं बच्चा? और बैंक बुक का डिटेल हमको रेगुलरली अपडेट कराना होता है। हमारे पास एक रजिस्टर दे देता है, उसको बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं बच्चा? यानी हर एक कस्टमर जो बैंक के साथ लेन देन करता है उसका रिकॉर्ड पासबुक में मिलेगा कि हाँ भैया हमने कौन से डेट में कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकाला, बैंक का कौन से चार्जेज आए, कितना पैसा है ना डिपॉजिट हुआ जी। तो उसका हमें रिकॉर्ड कहां मिलेगा बच्चा? क्या बोलेंगे हम लोग? बैंक। तो बैंक अपने यहां रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसका नाम है पासबुक या बैंक बुक। और हम लोग बिजनेसमैन अपने यहां जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका नाम है, इसमें भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और वहां पे भी हमारे साथ जो लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर जाता है। ये बैंक के अकॉर्डिंगली हो रहा है और ये हमारे अकॉर्डिंगली हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा? है ना? अब आइए, बैंक के साथ जो लेन देन हो रहा है वो तो समझ में आ गया कि हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वो लोग पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। अब दूसरा वर्ड जो है इस चैप्टर का दूसरा वर्ड है जी रिकॉन्सिलिएशन। क्या नाम लिखा हुआ? बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक का मतलब हुआ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है, इसका हिंदी वर्ड होता है समाधान। रिकॉन्सिलिएशन का हिंदी वर्ड क्या होता है बच्चा? और अंग्रेजी में आप इसको और थोड़ा सिंपल करेंगे तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है टू मैच। टू मैच यानी मिलान करना, दो बैलेंस को आपस में मिलान करने के प्रक्रिया को, प्रोसेस को अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है जी बच्चा? उसको बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है बच्चा? रिकॉन्सिलिएशन। तो आइए, बैंक के साथ जो हम लोग लेन देन कर रहे हैं, बैंक के साथ जो हम लोग लेन देन कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं कैश बुक में। अब बैंक रखता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड पासबुक में। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस का हेरा फेरी हो जाने के कारण, कुछ ट्रांजैक्शंस का ओमिशन या एरर हो जाने के कारण, कुछ ट्रांजैक्शंस का अलग अलग टाइमिंग में रिकॉर्ड होने के कारण पासबुक का बैलेंस पार्टिकुलर टाइम में कुछ अलग आ रहा है और कैश बुक का बैलेंस पार्टिकुलर टाइम में अलग आ रहा है जी। तो इस दोनों का बैलेंस जो है वो ना मिलना एक तरह का समस्या है, एक तरह का क्या बच्चा? प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें रिकॉन्सिलिएशन करना होता है। हमें क्या करना होता है बच्चा? एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपने कुछ और ढंग से रिकॉर्ड किया, हमने कुछ और रिकॉर्ड किया, लेकिन चीजें तो एक ही है। तो क्या आपने छोड़ दिया, क्या हमने लिख लिया? यार आपस में बैठ करके देखते हैं कि हमारा बैलेंस और आपके बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर। अगर कर रहा है तो भले भले, कर रहा है तो भले भले। हम लोग चाहते हैं कि अगर हम बोले कि मेरा पैसा बैंक में 50,000 है तो बैंक भी बोले यस सर आपका पैसा हमारे यहां 50,000 है। लेकिन जैसे ही बैंक बोलना शुरू किया, नहीं सर आपका पैसा हमारे यहां 40,000 है, नहीं सर आपका पैसा हमारे यहां 60,000 है, दोनों ही कंडीशन में चाहे 50 से ज्यादा बोले या 50 से कम बोले, हमारे लिए प्रॉब्लम, हमारे लिए क्या बचा? एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी हमें एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा, हमें एक सिस्टम बनाना होगा और उसी सिस्टम को, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बाबू अकाउंटिंग में दो चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर अकाउंटिंग में अकाउंट बना करके आप
सॉल्यूशन दीजिए, या लेजर बना करके आप सॉल्यूशन दीजिए। इसका मतलब है आपसे ट्रांजैक्शंस को साइड बाय साइड डेबिट एंड क्रेडिट मोड में बोल रहा, रिकॉर्ड करके दीजिए। लेकिन अगर बोलता है कि आप स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट का मतलब कतई नहीं है कि इसमें डेबिट क्रेडिट यूज करना ही नहीं यूज। स्टेटमेंट का मतलब होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जोड़ घटाव करके दिखाइए, प्लस माइनस करके दिखाइए, ऐड लेस करके दिखाइए। एक्चुअली अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग भी एक प्रकार का मैथ ही है, लेकिन इसको हम लोग अलग ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डेबिट और जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। जब हम लेजर बनाते हैं तो डेबिट साइड के टोटल में क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं तो आ जाता है बैलेंस सीडी, या क्रेडिट साइड के टोटल में डेबिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं तो आ जाता है बैलेंस सीडी, या टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज इक्वल टू ट्रायल बैलेंस में होता है ना बच्चा। तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में चीजों को ऐड लेस करते हैं। और जब बात करें स्टेटमेंट का, इसका मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट यूज करना ही नहीं है, इसमें क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस। क्या यूज करेंगे बच्चा? तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पे हम लोग कतई डेबिट क्रेडिट के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं उसमें डेबिट क्रेडिट यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा बाबू? तो इसमें प्लस माइनस होगा, जोड़ घटा होगा। अकाउंटिंग क्या एक सिंपल मैथमेटिक्स है जी, जिसमें चीजों को जोड़ना होता है और घटाना होता है। अब आइए यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब यहां पे क्लियर हो गया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो बिजनेसमैन का या बिजनेस वुमेन का बैलेंस एक पार्टिकुलर टाइम में अलग दिखा रहा है और बैंक के पास जो बैलेंस है वो अलग दिखा रहा है। तो दोनों को मैच कराने के लिए, रिकॉन्साइल कराने के लिए हमें एक रेगुलर इंटरवल में स्टेटमेंट तैयार करना होता है और उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। अब देखिएगा, आप कैशबुक में आइएगा, देखो जब आप कैशबुक पे आइएगा तो देखिएगा कैशबुक में दो तरह के बैलेंसेस हम लोग निकालते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कैशबुक जी, है ना? बैंक कॉलम वाला कैशबुक पढ़ चुके हैं बच्चा। तो उसमें डेबिट साइड में भी बैलेंस निकलता है और कभी कभी बैंक का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में भी आता है। जनरली क्या होता है, कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा, लेकिन बैंक के साथ उल्टा भी हो सकता है। तो जब डेबिट बैलेंस रहता है तो बिजनेस के लिए ये फेवरेबल बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चा? फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कैश एट बैंक, यानी आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा जमा, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा जमा है, यानी आपके लिए बिजनेस के लिए क्या है बच्चा, एसेट। लेकिन जब आपका कैशबुक में बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस आ गया, इसका मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस, यानी बिजनेस के लिए वो फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से पैसा आपने ओवरड्रॉन कर लिया, ज्यादा निकाल लिया, और बिजनेस के लिए एक तरह का क्या हो गया बच्चा, लायबिलिटी। ये क्या हो गया बच्चा? तो कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस गिरना एक लायबिलिटी बताता है, और जबकि कैशबुक में डेबिट बैलेंस आना क्या कहलाता है, आपका एसेट। ठीक इसके ऑपोजिट हम लोग को बैंक यानी कि पासबुक में रिकॉर्ड मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो चीज डेबिट में है वो आपको देखिएगा कहां मिलेगा, आपको क्रेडिट में मिलेगा। यानी बैंक का पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग फेवरेबल बैलेंस। क्या करेंगे बच्चा? फेवरेबल बैलेंस। और ये क्या हो गया हमारा, कैश एट बैंक। क्या हो गया बच्चा? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। और ये जो मेरा फेवरेबल बैलेंस है वो इसके डेबिट साइड में मिलता है, जबकि इसका डेबिट बैलेंस जो होता है वो कहलाता है अनफेवरेबल बैलेंस, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि लायबिलिटी। यानी कि तो बैंक और कैशबुक में, पासबुक और कैशबुक में जो रिलेशन है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मिरर इमेज रिलेशन। मिरर इमेज का मतलब हुआ हर वो चीज जो कैशबुक में लिखा हुआ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पासबुक बट इन ऑपोजिट साइड। मिरर इमेज, हमारे आपके बीच में भी मिरर इमेज चल रहा बाबू। मेरा दाहिना हाथ आपके लेफ्ट में पड़ेगा, मेरा लेफ्ट हैंड आपके। अगर आप आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होते हैं तो अगर आप मोबाइल राइट हैंड में दिखेगा तो आपको दिखेगा वहां लेफ्ट में, अगर आप घड़ी लेफ्ट में पहनिएगा तो वहां दिखेगा राइट में जी। इसको कहते हैं हम लोग मिरर इमेज रिलेशन। तो जितने ट्रांजैक्शन हम लोग पासबुक के डेबिट में लिखेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कैशबुक के क्रेडिट में आ जाएगा, और जितने ट्रांजैक्शन कैशबुक के डेबिट में होगा वो सारे ट्रांजैक्शन पासबुक के क्रेडिट में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मिरर इमेज
रिलेशन। अब आइए इस चैप्टर को सीखने के लिए हमने 6 पॉइंट बनाया है। एक एक करके अगर हम 6 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके हम लोग अगर 6 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे तो हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसमें पहला क्या है बच्चा? मीनिंग। पहला क्या है बाबू? मीनिंग। यानी सबसे पहले हम लोग बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग पता करेंगे। मीनिंग पता करेंगे कि क्या है। उसके बाद दोनों का बैलेंस अगर अलग अलग है, जैसे ये 50 है वो 60 है, ये 40 है वो 30 है, तो ऐसा क्यों है, उसके क्या क्या कारण है, कॉजेज हैं डिफरेंसेस का, उसके बारे में भी हमको जानकारी लेना होगा बच्चा। उसके बाद दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, माने कैश फ्लो का पासबुक क्या है, जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो किस तरह से रिकॉर्ड होता है, उसके क्या रिलेशन है, उसको समझना पड़ेगा। और फिर हम लोग बात करेंगे कि बीआरएस कितने तरीके से बनाया जाता है, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, कितने टाइप्स, उसके बारे में बात करेंगे। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन को बनाने के लिए क्या एक ही फॉर्मेट है या एक से ज्यादा फॉर्मेट है जी? तो हर चैप्टर का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो लेजर का अलग फॉर्मेट है, जर्नल का अलग फॉर्मेट है, कैश फ्लो का अलग फॉर्मेट है। तो उसी तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मेट होगा, उसमें आएंगे। और जब ये सारा चीज जब सीख जाएंगे तब क्या करेंगे हम लोग? प्रॉब्लम प्रैक्टिस, यानी कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज करेंगे और जितने कॉन्सेप्ट को हमने थियोरेटिकली सीखा है उसको न्यूमेरिकली भी हम लोग कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। डन डन। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे हम लोग? मीनिंग। चलो बाबू लिखो तो, मीनिंग लिख करके हेडिंग बनाइए। ठीक है, मीनिंग लिखिएगा बच्चा, लिखिए मीनिंग में लिखिएगा बीआरएस, यानी कि शॉर्ट में लिखा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, comma, prepared by a businessman oblique woman, prepared by a businessman oblique woman, ब्रैकेट में दे दीजिएगा अकाउंट होल्डर, ब्रैकेट में दे दीजिएगा अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, prepared by a businessman oblique woman, ब्रैकेट में दे दीजिएगा अकाउंट होल्डर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, for the purpose of reconciling, for the purpose of reconciling, for the purpose of reconciling the balance of bank column of cash book, the balance of bank column of cash book, the balance of bank column of cash book, the balance of bank column of cash book with the balance of passbook, 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 with the balance of passbook at regular interval, at regular interval, at regular interval, at regular interval, ब्रैकेट में लिखेगा from 1 week to 1 quarter, 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 एक सप्ताह से लेकर के एक क्वार्टर तक के अंतराल में हम लोग को इसको बना सकते हैं। चलिए, तो ये जो आपका बीआरएस का मीनिंग है, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मीनिंग जो है, इसमें 5 पॉइंट में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। 5 पॉइंट में देखिए, अभी हम दोबारा उस मीनिंग को जो लिखवाए हैं उसको हम पढ़ रहे हैं और जहां जहां अंडरलाइन करेंगे पॉइंट भी वहां बैठाते चलेंगे। चलिए, पहला क्या है? बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। चलिए बाबू, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के नीचे अंडरलाइन लगाइए और वहां पर बैठाइए। बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट
बीआरएस इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में लिख दिया हम लोग पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन और वुमेन यानी अकाउंट होल्डर। चलो अकाउंट होल्डर पे अंडरलाइन लगाकर दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन या वुमेन यानी कि अकाउंट होल्डर, और अंडरलाइन करके वहां पे पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉन्साइलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉन्साइलिंग। रिकॉन्साइलिंग के अंडरलाइन लगाइए, वहां पे एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, मैच। रिकॉन्साइलिंग के लिए दूसरा वर्ड भी आप वहां लगा सकते हैं, उसका मतलब होता है टू मैच, यानी किसी एक बैलेंस को किसी दूसरे बैलेंस के साथ मैच करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिकॉन्साइलिंग। ठीक है बच्चा, तो रिकॉन्साइलिंग हो गया। अब आइए कौन से बैलेंस को किसके साथ मिलाना है, तो रिकॉन्साइलिंग दी बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। यहां से यहां अंडरलाइन करिए, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। कैश बुक हैज 2 बैलेंसेस, एक हो गया बैंक कॉलम का और एक हो गया हमारा कैश कॉलम का। तो कैश कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है, बीआरएस में कैश कॉलम का कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है, बैंक कॉलम के बैलेंस को हम लोग पासबुक के बैलेंस के साथ क्या रिकॉन्साइल करते हैं, और इसी के लिए हम लोग को बीआरएस बनाना पड़ता है। अब आगे क्या है, एट रेगुलर इंटरवल। चलो बाबू पांचवा पॉइंट वहां लिखिए, एट रेगुलर इंटरवल, वहां पांचवा पॉइंट लिखेगा। रेगुलर इंटरवल में दिया हुआ 1 वीक से लेकर के 1 क्वार्टर, ध्यान दो, 1 वीक से लेकर के 1 क्वार्टर। 1 वीक का मतलब हो गया अगर आपके ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, बिजनेस में बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग के साथ, रोज आप जो है सैकड़ों की संख्या में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप 7 दिन में तो 500, 600, 700 ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो आप जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जल्दी जल्दी बीआरएस बनाइए, तो आपका गलती क्या होगा, है ना, मैच कर लेंगे आराम से, रिकॉन्साइल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे जी। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजेक्शन ही कम हो रहे हैं तो आप वीकली काहे के लिए बनाइएगा, है ना, आपके लेन देन कम हो रहे हैं तो पहले गलती तो होने दीजिए, तब तो उसको रिकॉन्साइल करिएगा। तो वैसे केस में हम लोग 4 दिन यानी 15 दिन में, या मंथली 30 दिन में, या 2 महीने में, मैक्सिमम हम लोग को 3 महीने में एक बार कर देना। यानी आप ज्यादा से ज्यादा जो डिले कर सकते हैं वो कर सकते हैं 3 महीने का, 3 महीने से ज्यादा डिले आप नहीं कर सकते, और अर्ली से अर्ली आप 1 वीक का बना सकते हैं। वैसा नहीं कि डेली आप जो है बैठ गए आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है। स्टेटमेंट जो होगा हमारा वीकली बनेगा, मैक्सिमम आपका 3 महीने। लेकिन जनरली हर एक बिजनेस छोटा बड़ा को देख करके देखते हैं तो मंथली हम लोग बीआरएस बनाते हैं। रेकमेंड कितना किया गया जी, मंथली, यानी कि साल में कितनी बार बीआरएस बनाएंगे, 12 बार हम लोग बैंक के साथ बैठ करके जो भी हमारा बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है उसको हम लोग रिकॉन्साइल कर लेंगे। तो इस तरह से बीआरएस का हमारा मीनिंग पहला पॉइंट गया। ये क्लियर हो गया बच्चा, मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए बताइए बीआरएस क्या है, आंसर दीजिए। इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर, यानी कि बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। अच्छा, क्यों बनाते हैं, तो इसका मकसद है रिकॉन्साइल करना, मैच करना। किसको किसके साथ मैच करेंगे, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। उसके बाद कब बनाएंगे, तो एट ए रेगुलर इंटरवल बोलता है, कब से कब, वीकली से लेकर के आप क्वार्टरली, लेकिन जनरली हम लोग मंथ में 1 बार बना लेंगे। तो 5 पॉइंट में इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो गया बच्चा। अब आइए कैशबुक और पासबुक के बीच में क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं जो इनका और उनका बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। तो आइए अगला पॉइंट बनाते हैं बच्चा, लिखो कॉजेज ऑब्लिक रीजंस for differences. Causes oblique reasons for differences. Causes oblique reasons for differences between cash book balance and passbook balance. Between cash book balance and passbook balance. Reasons for differences between cash book balance and passbook balance. यानी कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके क्या रीजन से कॉजेज हैं, आइए जरा हम लोग इसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं। डन। देखो बाबू,
बोलता है कि कैशबुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, ध्यान बाबू, कैशबुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उसके दो मेन कारण हैं, दो मेन कारण हैं। उसमें से पहला कारण का नाम है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरे कारण का नाम है एरर एंड ओमिशन। पहला कारण क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है। दूसरा कारण क्या है? एरर एंड ओमिशन। चलो अब लिखो तो, लिखिएगा, देयर आर following two regions available, there are following two regions या causes available for differences. Regions, causes are available for differences, for differences, for differences. नंबर वन में लिखेगा, नंबर वन हेडिंग बनाइए बच्चा, नंबर वन में लिखेंगे टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, टाइमिंग डिफरेंस के बाद लिखेगा सेकेंड पॉइंट एरर एंड ओमिशन, टाइमिंग डिफरेंसेस, और दूसरा लिखेंगे एरर एंड ओमिशन। ध्यान दो, टाइमिंग डिफरेंसेस हो गया और एरर एंड ओमिशन। समझिए बच्चा, टाइमिंग डिफरेंस है, देखो बाबू ध्यान दो, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है कैशबुक में आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को वन पॉइंट ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड किया, सेम बैंकिंग ट्रांजैक्शन पासबुक में यानी बैंक अकॉर्डिंगली बैंक बुक में बैंक वाले ने, बैंक ऑफिसर ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड किया, जिसके कारण से दोनों का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा। सपोज दैट हम अपने किसी टीचर को सैलरी के रूप में एगो चेक काट करके दे दिया, 40,000 50,000 जो भी है, हमने एक चेक काट करके सैलरी दे दिया जी। अब जिस दिन हमने उनको सैलरी के चेक दिया तो हमारे जो तिवारी सर हैं, है ना, उनका एंट्री करेंगे ना कैशबुक में, तो तिवारी सर आपका एंट्री करेंगे उसी दिन करेंगे जिस दिन हमने चेक काट करके दिया, सपोज करिए। लेकिन हम जिनको चेक काट कर दिए वो किसी इमरजेंसी कॉजेज से वो दिल्ली चले गए, 7 दिन रह गए, 8वें दिन वहां से वापस आए, उसके बाद बैंक में जाके वो चेक जमा किया, बैंक 2-3 दिन प्रोसेसिंग के लिए लिया, फिर मेरे अकाउंट से पैसा निकला और उनके अकाउंट में पैसा गया। तो इन 8 से 10 दिनों में हमारा बैंक का बैलेंस हमारे अनुसार यानी कैशबुक के अनुसार कुछ और दिखा रहा होगा, जबकि पासबुक के हिसाब से कुछ और दिखा रहा होगा। क्या हमने कुछ गलती किया? नहीं। क्या बैंक ने कुछ गलती किया? नहीं। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंसेस हो रहा है अमाउंट का, क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पार्टी ने उसको रिकॉर्ड किया। हमने आज हुआ तो आज रिकॉर्ड कर दिए, बैंक के पास 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद हुआ तो वो 2 दिन के बाद रिकॉर्ड किया। तो ये ऐसे कस्टम है बाबू। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक को क्या पता कि हमने किसको किसको काट करके चेक दिया जी, वो तो जब उसके पास चेक प्रेजेंट होगा तब वो एंट्री मारेगा, नहीं प्रेजेंट होगा कोई एंट्री नहीं मारेगा, उसका बैलेंस अलग दिखाएगा, हमारा बैलेंस अलग दिखाएगा। अब आप ही लोग में से किसी का गार्जियन आया, बोले सर हमारे बच्चे का इंस्टॉलमेंट पैसा है जमा करना है, चेक काट करके आपको दे दिए। तो हम चेक तो जिस दिन बैंक में डिपॉजिट के लिए भेजेंगे कैश हो गया, 20,000 का इंस्टॉलमेंट आया, कैश का एंट्री हो गया। लेकिन बैंक वाला क्या करेगा, 2 दिन 3 दिन आपके अकाउंट में से पैसा निकाल करके तब मेरे अकाउंट में दिखाएगा। तो इन 3 दिनों में अगर हम अपना बैंक का बैलेंस देखेंगे तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली अलग दिखा रहा, और जबकि एक्चुअल में बैलेंस जो है वो बैंक का वो अलग दिखा रहा है जी। तो ये डिफरेंसेस क्यों हुआ? क्योंकि सेम ट्रांजैक्शंस कैशबुक और पासबुक में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड हुआ। दिस इज कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंस। क्या कहलाएगा बच्चा? टाइमिंग डिफरेंस में इसमें किसी की गलती नहीं है, ना तो पासबुक की गलती है, ना तो हमारा कैशबुक की गलती है, यानी कि ना तो बैंक की गलती है, ना हमारे कैशियर की गलती है, बट अमाउंट मिसमैच हो रहा है और इसको बोलेंगे हम लोग टाइमिंग डिफरेंस। ठीक, चलिए एक्सप्लेन करिए टाइमिंग डिफरेंस को। चलो बाबू लिखो, टाइमिंग डिफरेंस लिख करके एक्सप्लेन करते हैं। लिखे, टाइमिंग डिफरेंस में लिखेगा
It means transactions are recorded. It means transactions are recorded. It means transactions are recorded in cash book at one point of time. In cash book at one point of time. In cash book at one point of time. Whereas same transactions are recorded in passbook oblique bank book at another or different point of time. Another or different point of time. Another or different point of time. कैश बुक में हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड किया, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन्स को पासबुक में हमने दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड किया है। इस कारण से कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होगा उसको कौन सा डिफरेंस बोलेंगे? टाइमिंग डिफरेंस। डन। इसमें किसकी गलती? किसी की नहीं, समय का गलती है, समय के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है बच्चा? चलिए अब सेकेंड पॉइंट जो उसको समझिए। सेकेंड पॉइंट है एरर एंड ओमिशन। एरर एंड, अब देखो बाबू, ट्रांजेक्शन जो है कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो रहा और कहां रिकॉर्ड हो रहा? अब कोई एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ, समझो 10,000 का एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ 10,000 का, लेकिन हमने उसको 1,000 से रिकॉर्ड किया, या हम 1 लाख से रिकॉर्ड कर दिया, या डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना था हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, या फिर डॉक्टर के दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम 3 बार रिकॉर्ड कर दिया, एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड 3 बार कर दिए। इसको बोलेंगे एरर। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? एरर का मतलब होता है ट्रांजेक्शन हैज रिकॉर्डेड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन हैज रिकॉर्डेड बट अमाउंट से रिकॉर्डेड हो गया गलत, साइड में हो गया गलत, टाइम 2-3 बार रिकॉर्ड कर दिए, इसके कारण से बैलेंसेस गड़बड़ा गया जी बच्चा, इसको बोलेंगे हम लोग एरर। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और उसको या तो कैश बुक या तो पासबुक में से दोनों में से कोई एक जगह रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, दोनों में से कोई एक जगह क्या बचा? रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे बच्चा? उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? उसको हम लोग बोलेंगे एरर एंड एरर नहीं, उसको बोलेंगे ओमिशन। एरर तो हमने पहले बताया। ओमिशन का मतलब हुआ एक्चुअल ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस बट एज पर एज रिकॉर्डिंग इज कंसर्न वी आर omitted to be recorded. That transaction is omitted to be recorded. तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस कारण से उसको बोलेंगे हम लोग ओमिशन। चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हुए चलिए को एरर एंड ओमिशन को लिख करके एक्सप्लेन करिए। एरर एंड ओमिशन को लिख करके एक्सप्लेन करिए। एरर एंड ओमिशन को लिख करके एक्सप्लेन करिए। लिखिए एरर मीन्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बट रॉन्गली। एरर मीन्स transactions are recorded but wrongly, whereas omission means transactions are not recorded at all, whereas omission means transactions are not recorded at all, either in cash book or in passbook, either in cash book or in passbook, either in cash book or in, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमिशन।
एग्जाम्पल लिखिएगा बच्चा। अच्छा, दोनों का एग्जाम्पल लिखाना होगा, है ना। तो चलिए पहले लिखिए एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। चलो बच्चा, एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस लिखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस लिख करके डैश दे दीजिए। चलिए इसमें पहला लिखेगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। दूसरा लिखेगा चेक issued but not presented for payment। चेक issued but not presented for payment। चेक हमने इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट वो नहीं हो पाया, एब्सेंट हो गया, कहीं छुट्टी पे चला गया, जिसके कारण से बैंक में उसका टाइमिंग डिफरेंसेस। जब प्रेजेंट होगा तब एंट्री करेगा, अभी तो फिलहाल एब्सेंट हो गया बच्चा। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल ऑफ एरर। एग्जाम्पल ऑफ एरर, एग्जाम्पल ऑफ एरर लिखिए बच्चा। चलिए एरर का लिखिएगा रेंट पेड बाय चेक 10,000। रेंट पेड बाय चेक for rupees 10,000 but wrongly recorded in cash book 1,000। but wrongly recorded in cash book rupees 1,000। कैश बुक में हमने गलती से रिकॉर्ड किया कितना? 1,000, जबकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने का था? कितने का था बच्चा? क्लियर? ओके बच्चा। दूसरा लिखे एरर हो गया, ओमिशन का लिखे रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक फॉर रुपीज 20,000। रेंट पेड बाय चेक फॉर रुपीज 20,000 बट नॉट रिकॉर्डेड anywhere in cash book at all, but not recorded anywhere in cash book at all। ये कैश बुक में कहीं पे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है जी, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे बच्चा? कैश बुक में कहीं पे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे हम लोग ओमिशन। यानी ट्रांजेक्शन हुआ, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, गलत साइड में रिकॉर्ड कर दिया, एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर दिया, एरर, और उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर दिया। ऐसा काम कब से होने लगा बच्चा? जब से गजनी नाम का पिक्चर आया। गजनी नाम का जब पिक्चर आया तब पता चला कि आखिर भूलने का भी इतना भयानक बीमारी हो सकता है भैया। और आजकल हम लोग सब लोग गजनी बन चुके हैं। आप काम करने के लिए बैठिए, अचानक कहीं से फोन आ गया बच्चा, आप जो काम कर रहे हैं आपका दिमाग तो वो चला गया, अब बाद में लगा कि आपने तो काम कर दिया, तो अमाउंट आपका गलत हो गया है ना, भूल गए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इस तरह के लेन देन को हम लोग कहेंगे एरर एंड ओमिशन। तो दो कारण हो गए बच्चा, क्या क्या हो गया? एक हो गया टाइमिंग डिफरेंसेस और क्या हो गया आपका? एरर एंड ओमिशन। दोनों हम लोग क्लियर कर दिए, उसका एग्जांपल भी हो गया। अब आइए अगला तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चा, रिलेशन ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। लिखो बच्चा, रिलेशन ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। कैश बुक का पासबुक के साथ कैसा रिलेशन है? रिलेशन ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, डैश देके लिखिएगा। कैश बुक इज हैविंग मिरर इमेज रिलेशन विथ पासबुक। कैश बुक इज हैविंग mirror image relation with passbook। cash book is having mirror image relation with passbook। cash book जो है
वो पासबुक के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं? मिरर इमेज, विच मीन्स, चलो अब आगे ऐड करो, विच मीन्स transactions which are recorded in the debit side of cash book, in the debit side of cash book, in the debit side of cash book must be recorded in the credit side of passbook, must be recorded in the credit side of passbook, must be recorded in the credit side of passbook. Similarly, transactions which are recorded in the credit side of cash book, in the credit side of cash book must be recorded in the debit side of passbook, in the debit side of passbook, recorded in the credit side of cash book must be recorded in the डेबिट साइड ऑफ पासबुक. जो इसके क्रेडिट में होगा वो इनके डेबिट में होगा, और जो इनके डेबिट में होगा वो इनके, ये समझ आ गया बच्चा मिरर इमेज का. फाइनली चलो बाबू लिखो तो, फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट debit balance of cash book must be equal to credit balance of passbook. Debit balance of cash book must be equal to credit balance of passbook. Similarly, credit balance of cash book must be equal to debit balance of passbook. लो ना, यहां तो लिखा हुआ बच्चा. हाँ, finally we can conclude that debit balance of cash book must be equal to credit balance of passbook, and credit balance of cash book must be equal to debit balance of, ये मेरा हो गया फेवरेबल और ये हो गया मेरा अनफेवरेबल. ध्यान दीजिए बच्चा, ये हो गया मेरा फेवरेबल और ये हो गया हमारा अनफेवरेबल. यानी ये सिचुएशन अनफेवरेबल का है और ये सिचुएशन फेवरेबल का है. यानी जब हम लोग बीआरएस बनाने जाएंगे तो अगर हम कैशबुक का डेबिट बैलेंस से चल रहे हैं तो हम दूसरे साइड में, दूसरे छोर में किसको ढूंढेंगे? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस. उसी तरह से अगर हम कैशबुक के क्रेडिट बैलेंस को लेकर चल रहे हैं तो दूसरे छोर में किसको ढूंढेंगे? पासबुक का. हाँ बोलिए सर, ये मिरर इमेज रिलेशन होता क्यों है कि मतलब इस साइड का डेबिट उस साइड के क्रेडिट के इक्वल क्यों होता है? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बाबू. देखो ध्यान रखो, अगर ये हमारे पास मार्कर है, हम यहां से फेंकेंगे तो मेरे तरफ से ये जाएगा तो तुम्हारे तरफ, तो मिरर इमेज हुआ. अगर हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारे यहां से तो जा रहा पैसा, अब बैंक के हिसाब से पैसा दो. ऐसे जब आप आमने सामने खड़ा होते हैं तो आपका उल्टा बनेगा. मेरा दाहिना हाथ किधर बन रहा है? आपका लेफ्ट में. समझिए, इसको बोलते हैं मिरर इमेज. अगर हमने कोई एंट्री इधर किया तो आपको भी करना होगा, क्योंकि आपके हम कस्टमर है. हमारे जैसे लाखों कस्टमर आपके साथ लेन देन कर रहे हैं. सबका आप अकाउंट अलग अलग खोलेंगे और सबके अकाउंट में आप उस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेंगे ना. तो किस साइड में? अच्छा, मिरर इमेज देखिए कहां कहां आता. डेटर और क्रेडिटर, सेलर बायर. समझिए, अगर स्टूडेंट टीचर के बीच में आ जाइए, अभी क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके यहां ड्यू है तो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी. मेरे लिए क्या होगा? रिसीवेबल. मेरे लिए क्या होगा? एसेट हो गया. तो जो आपका लायबिलिटी है वो मेरे लिए क्या होगा?
और जो मेरा एसेट है वो आपके लिए क्या होगा, तो यहां पे भी मिरर इमेज बन रहा है बाबू। ट्रांजैक्शन जब भी होते हैं दो पक्ष के बीच में, तो दोनों के पक्ष के हिसाब से वो अलग अलग इमेज क्रिएट करता है और इक्वल लेकिन उल्टा इमेज क्रिएट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिरर इमेज। इक्वल है, ट्रू है, बट ऑपोजिट। ट्रू है लेकिन आपका उल्टा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। अब यहां हम डेबिट में लिख रहे हैं, वहां पे भी डेबिट में लिखाएगा, तो ये मिरर इमेज नहीं होगा। हम यहां डेबिट में लिख रहे हैं और वहां क्या लिख रहा है, जरा इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए बच्चा, ये जो हमारा डेबिट बैलेंस है, ध्यान दीजिएगा, अब ये तो पता है हम लोग को कि हम लोग कैश बुक में डेबिट साइड में रिसिप्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बच्चा, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम लोग, पेमेंट। ध्यान दो, अगर कैश बुक में 1 2 3 4 5 6 तरह के रिसिप्ट हुए सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5, ये उसका नाम है। ट्रांजेक्शन जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रांजेक्शन हुए हैं इन द मंथ ऑफ, मान लीजिए ये हुए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये 6 ट्रांजेक्शन कैश बुक के बाद पासबुक में मिलना चाहिए। किस महीने में, जनवरी में। किस साइड में, क्रेडिट साइड। अब हम पासबुक को देख रहे हैं, यहां पे 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 8 मिला, ऐसे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ जी बाबू। हम जब पासबुक को देखने गए तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहां है, वहां भी है। ये जनवरी में इतने पासबुक में, और ये कैश बुक में हुआ है। अब देखिए, जो 2 साइड है, 1 नंबर ट्रांजैक्शन यहां भी है, यहां भी है, इससे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस पे कोई असर नहीं। 2 नंबर ट्रांजैक्शन यहां भी है, यहां भी है, इससे भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस पे असर। 3 नंबर ट्रांजैक्शन यहां है, वहां मिसिंग है, यहां रिकॉर्ड हो गया, वहां पे मिसिंग है। तो इसके कारण हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। और ऐसे आइटम जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, उसी आइटम को कहां पे ले जाएंगे बच्चा, BRS में। बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट में 1 नंबर 2 नंबर ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा, 3 नंबर जाएगा, क्योंकि इस कारण कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। क्या ये 4 नंबर ट्रांजैक्शन मिल गया, इसको छोड़ देंगे। जो 2 नंबर हो गया मिल जाएगा, छोड़ देंगे। 5 नंबर ट्रांजैक्शन मिल गया, इधर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए यहां है, वहां नहीं है, यहां है, वहां। इसके कारण से हमारा अमाउंट मिसमैच कर रहा होगा, हमें कहां लेके जाना होगा इसको। उसी तरह से 7 नंबर ट्रांजैक्शन इसमें है, इधर नहीं है। 8 नंबर इसमें है, इधर नहीं है। तो इन दोनों को भी कहां लेके जाना होगा बाबू, BRS। ध्यान दीजिएगा, BRS में हम लोग ये जब तक नहीं जानेंगे कि इनके और उनके बीच में मिरर इमेज है या कैसा रिलेशन है, तो हम ढूंढेंगे कहां ट्रांजैक्शन को। हमारा जितना भी रिसीट साइड का ट्रांजैक्शन है, वो सब बैंक के पासबुक का रिसीट कौन होता है, क्रेडिट। ये होता है बैंक का रिसीट साइड, ठीक है बच्चा। आपको देखिएगा बैंक से मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। दैट मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन, यानी आपके अकाउंट से क्या हो गया, पैसा निकल गया, पेमेंट। समझ लो क्या। उसी तरह से देखिए बाबू, प्लीज, ABCDEF, ये 6 तरह के पेमेंट आपने किया है कैश बुक में। इसको हम कहां ढूंढेंगे, पासबुक में, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में ढूंढेंगे। अब A मिल गया, E मिल गया, G मिल गया, H मिल गया। ये इतने ट्रांजैक्शन आपका लिखा हुआ। अगर क्वार्टरली या फिर मंथली चेक कर रहे तो अगर मान लीजिए 1-2 बैलेंस, दूसरा ट्रांजैक्शन नीचे 4 तारीख में है मान लीजिए, तो बैलेंस तो इक्वल आ ही जाएगा। हाँ, बैलेंस जनवरी में मिलना चाहिए। आपने यहाँ 5 तारीख को लिखा, वहां वो 10 तारीख को, कोई फर्क नहीं। लेकिन हमने इसको जनवरी में लिखा, अब वो 5 जनवरी में एब्सेंट हो गया, फरवरी में जाके दिखेगा, तब तो जनवरी का रिकॉन्सिलेशन में वो आएगा ना। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम लोग या तो वीकली बनाएंगे, फोर्टनाइटली बनाएंगे या मंथली बनाएंगे। तो महीने में हम देखेंगे कि
जितना ट्रांजेक्शन हमारे पास है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऊपर नीचे हो सकता, आपका महीना में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी जितना ट्रांजेक्शन आप यहां कर रहे हैं सेम मंथ में वो ट्रांजेक्शन वहां पे लिखाया है कि नहीं लिखाया है, डेट आगे पीछे हो जाएगा, डजंट मैटर, क्योंकि हम डेट वाइज बीआरएस नहीं बना रहे हैं, मंथ वाइज बना रहे हैं। लेकिन मंथ ही आपका इधर उधर हो गया, हमने कोई चीज को यहां जनवरी में लिखा, बैंक ने उस चीज को फरवरी में लिखा, उससे कारण जनवरी का बैलेंस हमारा गड़बड़ा गया होगा और उसको ठीक करने के लिए हमें आना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखिए ए यहां पे है, यहां पे भी है, इस हमारा बैलेंस मिसमैच नहीं होगा, बी यहां है वहां नहीं है, तो ये कहां जाएगा? सी यहां है वहां है, कोई दिक्कत नहीं, डी यहां है वहां, इसको कहां भेजेंगे? उसके बाद ये ई, कोई दिक्कत नहीं है, एफ कोई दिक्कत नहीं है, जी और एच यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा? अच्छा, एक आई नाम का ट्रांजेक्शन है, आई नाम का ट्रांजेक्शन है, ना तो वो कैश बुक में लिखा है ना तो वो पासबुक में लिखा है, क्या इसको बीआरएस में ले जाएंगे? नहीं, उससे बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ा, तूने भी गलती कर दिया, हमने भी गलती कर दिया, तो तुम्हारे बैलेंस में भी उसका कोई जोड़ घटाव नहीं हुआ, मेरे यहां भी जोड़ घटाव नहीं हुआ। बीआरएस का मतलब क्या है? बीआरएस तब आएंगे जब हमने लिखा, तुमने नहीं लिखा, तुमने लिखा, हमने नहीं लिखा, तब तुम्हारा बैलेंस अलग हो गया, मेरा बैलेंस अलग हो गया, तब हमको रिकॉन्साइल करने के लिए हमें बीआरएस की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये जो मिरर इमेज रिलेशन है, मिरर इमेज रिलेशन है, वही हमको बताता है कि कौन से ट्रांजेक्शंस को पासबुक के किस साइड में खोजना है और कैश बुक के किस साइड में खोजना है, और कौन से ट्रांजेक्शन को बीआरएस में लेके जाना है और कौन से ट्रांजेक्शन को बीआरएस में लेकर के नहीं जाना। डन डन, ओके बच्चा? जब कोई ट्रांजेक्शन, ये क्या है जी बच्चा, 1 घंटा पढ़ता नहीं है उसके बाद बॉडी लैंग्वेज चेंज, चलो देखो, टाइप्स methods of BRS, types oblique methods of preparing BRS, types oblique methods of preparing BRS. Types oblique methods of BRS. Okay बच्चा, प्लीज चलिए बच्चा ध्यान दो, लिखे, there are 2 methods available for preparing BRS. There are 2 methods available for preparing BRS. There are 2 methods available for preparing BRS. पहला मेथड का नाम लिखेगा BRS विदाउट अमेंडेड कैश बुक, लिखो बाबू, BRS विदाउट अमेंडेड कैश बुक, ACB यानी कि अमेंडेड कैश बुक, विदाउट अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का दूसरा नाम है एडजस्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक का दूसरा नाम है एडजस्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक का दूसरा नाम है एडजस्टेड कैश बुक। चलिए दूसरा लिखिएगा विद अमेंड विदाउट, और एक हो गया विद अमेंडेड कैश बुक, एक हो गया विदाउट और एक हो गया हमारा विद अमेंडेड कैश बुक, विदाउट और विद अमेंडेड कैश बुक। बच्चा, अमेंडेड का मतलब होता है करेक्टेड, अमेंडेड का मतलब होता है उसमें कोई ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर दिया गया। मानना यह है जो बीआरएस का कॉन्सेप्ट बना रहे थे, तो उनका कहना यह है कि देखो भाई, ये जो टाइमिंग डिफरेंस है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, टाइमिंग डिफरेंस में गलती तो है ही नहीं, तो उसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम बात करें एरर एंड ओमिशन का, बात करें हम लोग एरर एंड, तो ये एरर एंड ओमिशन 2 जगह हो सकता है, एक तो कैश बुक में हो सकता है और एक पासबुक में भी हो सकता है। अब आइए पासबुक की बिजनेस, तो उसके लिए तो बिजनेस में आना ही पड़ेगा, लेकिन जो कैश बुक का एरर है
जो कैश फ्लो और जो ट्रांजैक्शन बैलेंस में गड़बड़ा रहा है उसको प्लस माइनस करके नया बैलेंस निकाल लो। तो उस तरह के कैश बुक को बोला जाता है अमेंडेड कैश बुक। क्या बोला था बच्चों? अमेंडेड कैश बुक बोला जाता है, या एडजस्टेड कैश बुक बोला जाता है, या करेक्टेड कैश बुक बोला जाता है। इसमें केवल कैश बुक से रिलेटेड जो एरर एंड ओमिशन हुआ है उसको हम लोग रीएडजस्ट कर लेंगे, हम लोग उसको करेक्ट करके नया बैलेंस बनाएंगे। और जो ट्रांजैक्शन टाइमिंग डिफरेंस के कारण आया है, जो ट्रांजैक्शन पासबुक की गलती के कारण हमारा बैलेंस को गलत कर रहा है जी, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस। क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? तो एक हो गया हमारा बीआरएस विदाउट अमेंडेड कैश बुक, और दूसरा हो गया बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। दो तरीके से कैश हम लोग बीआरएस बना सकते हैं, एक विदाउट और एक हो गया हमारा, चलो इसमें पॉइंट लिखिएगा। हाँ लिखिएगा अंडर फर्स्ट मेथड, लिखिए अंडर फर्स्ट मेथड। हाँ पहले तो फर्स्ट मेथड में विदाउट है तो आ रहा है, लिखो बीआरएस विद विदाउट, उसको डैश देके लिखिए। अंडर फर्स्ट मेथड या अंडर दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन डॉक्यूमेंट। अंडर दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर only one document which is BRS, and all the causes of differences, whether it is timing difference, whether it is timing difference or error and omission will be reconciled under BRS only. है ना? इसको बोलता है कि जब हम इस मेथड से बीआरएस बनाएंगे तो हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट बनाना जिसका नाम क्या होगा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट में जितने भी तरह के कॉजेज या रीजन रहे हैं, तो दो तरह के रीजन है बच्चा, एक टाइमिंग और एक एरर ओमिशन, सारे का कॉजेज को कहां पे हम लोग करेक्ट करेंगे, लिखेंगे बच्चा बीआरएस में। उसके लिए हमको कोई अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखिएगा बीआरएस विथ अमेंडेड कैश बुक, बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। चलिए टाइप 2 में लिखिए बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक, बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। टाइप 2 में लिखेगा बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। देखिए बच्चा बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक कैसे के लिखे? अंडर दिस मेथड we have to prepare two separate documents. We have to prepare two separate document, which is, या विचार लिखे, विचार नंबर 1 में लिखेगा अमेंडेड कैश बुक, नंबर 1 में लिखेंगे अमेंडेड कैश बुक, और नंबर 2 में लिखेंगे बीआरएस अमेंडेड कैश बुक, और नंबर 2 में क्या लिखेंगे बच्चा? बीआरएस। देखो बाबू इसमें बोलता है कि दो डॉक्यूमेंट बनाना होगा, बीआरएस से भी पहले क्या बनाएंगे हम लोग? अमेंडेड कैश बुक। चलिए इसमें लिखेगा अंडर अमेंडेड कैश बुक, under amended cash book we record all the error and omission
we record all the error and related to cash book only, related to cash book only. We record all the error and omission related to cash book only, whereas error and omission related to passbook, whereas error and omission related to passbook, whereas error and omission related to passbook and timing difference item and timing difference item, items कर दीजिए, are recorded in BRS only, are recorded in BRS only, are recorded in BRS only. Timing difference item are recorded in BRS only. देखो बाबू यहां दो बातें बोला. पहले बोला कि जब हम विद अमेंडेड कैश बुक में आएंगे तो हमको दो डॉक्यूमेंट बनाना होगा. कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना होगा? एक बनाना होगा अमेंडेड कैश बुक और एक क्या बनाना होगा? एक बनाना होगा हमको बीआरएस. ध्यान दीजिएगा, एक बनाना होगा बीआरएस और एक बनाना होगा, लेकिन पहले कौन बनेगा? अमेंडेड कैश बुक. इसमें क्या करेंगे? तो जितनी भी कैश बुक की गलतियां, जितनी भी कैश बुक में ओमिशन हुआ है उस सबको पहले हम लोग करेक्ट कर लेंगे और उससे जो बैलेंस आएगा उसको लेकर के चलेंगे अलग डॉक्यूमेंट जिसका नाम होगा बीआरएस. वहां पे कौन कौन मिलेंगे? तो पासबुक का जो गलती होगा वो मिलेगा और जो मेरा टाइमिंग डिफरेंस हुआ है, मतलब ना कैश बुक का गलती ना पासबुक का गलती, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में रिकॉर्ड होने के कारण हमारा बैलेंस जो मिसमैच होगा उसको भी हम लोग ले आएंगे बीआरएस में और हम लोग बीआरएस बना लेंगे बच्चे. तो यहां पे दो डॉक्यूमेंट, अब पहले वाला पे क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट. डन डन, क्लियर हो गया बच्चा? चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्या बच्चा? फॉर्मेट. फॉर्मेट को समझना है बच्चा. फॉर्मेट को समझेंगे उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस. ठीक है बच्चा? तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का आखिरी पार्ट हम लोग सीख लेते हैं जिसका नाम है फॉर्मेट. चलो बाबू लिखो, हेडिंग दो, फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस. फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस. फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस. ध्यान दो बच्चा, बीआरएस बनाने के फॉर्मेट. चलो ध्यान दो, ए बच्चा, कैसा लड़का है? चलो फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस लिखो बच्चा. देखिए देयर आर टू फॉर्मेट अवेलेबल. देयर आर टू फॉर्मेट अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस. देयर आर two format available for preparing BRS. There are two format available for preparing BRS. चलिए फॉर्मेट नंबर 1 लिखेगा. फॉर्मेट नंबर 1 लिखेगा बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस माइनस फॉर्मेट. देखो बच्चा, प्लस माइनस फॉर्मेट. प्लस माइनस फॉर्मेट. प्लस हो गया ये और ये माइनस. समझा? प्लस माइनस फॉर्मेट. और दूसरा फॉर्मेट का नाम लिखेगा एड लेस फॉर्मेट. एड लेस फॉर्मेट. अब आप बोलिएगा कि सर दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा है ना, लेकिन अब क्या करिएगा, फॉर्मेट में से अलग अलग नामांकन किया गया है, वो अलग ढंग से बनता है, ये अलग ढंग से बनता है, इसीलिए इसका नाम जो है एडलेस फॉर्मेट है और वो है हमारा ये प्लस माइनस फॉर्मेट और ये
देखो बाबू, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। सबसे पहले समझिए, जब तक कि किसी खास मेथड के बारे में बात ना करें तो हम फ्री हैं, चाहे हम ऐसे बनाए चाहे वैसे बना। समझिए, चाहे ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए, आंसर तो दोनों से मिलना अपने को, दोनों से अलग अलग आंसर भी नहीं आना है, केवल प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में बोल देता है तो लिखेंगे उसी तरह से। अब होता क्या है, ये जो मेथड है जनरली जो स्कूल बेसिस का एग्जामिनेशन है, यानी बोर्ड बेसिस एग्जामिनेशन, उसमें इसको रिकमेंड किया गया। ठीक है बच्चा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं स्कूल मेथड। चलो बाबू लिखो तो बड़ा में, ठीक है बाबू, इसको लिख दीजिए स्कूल मेथड कर लो। आपको नाम तो अपने मन से बैठाने का बच्चा है ना। स्कूल में इसी मेथड को रेकमेंड किया गया, बोर्ड में या तो बोर्ड मेथड कर लो बच्चा, है ना। अब आइए जो दूसरा वाला मेथड है, ये जब आफ्टर स्कूल आप कंपटीशन में आइएगा, सीए का या और किसी चीज में आइएगा, तब आपको उसी तरह से फॉर्मेट से ज्यादातर सवाल पूछा जाएगा। तो वहां पे लिख दीजिए कंपटीशन मेथड। लिखो बाबू, कंपटीशन मेथड कॉलेज जाएगा। जिस तरह का तुम लोग हरकत है ना, तुम लोग ग्रेजुएट भी हो जाओगे तो डिग्री छीन लेगा। ग्रेजुएट का मतलब होता है ग्रेजुएट का मतलब होता है ईमानदार और जिम्मेदार। और जिस तरह का आपका हरकत है वो देखेगा, बोलेगा अच्छा ग्रेजुएट हो गया है, इस तरह का बच्चा को ग्रेजुएट कर देंगे, टोपी ले लेगा आपका, डिग्री ले लेगा, टोपी उठाता कर लो। प्लस माइनस हो गया और क्या हो गया, एडलेस फॉर्मेट। प्लस माइनस हो गया और क्या हो गया बच्चा, तो एक हो गया हमारा बोर्ड यानी स्कूल मेथड, और एक हो गया हमारा कंपटीशन यानी किसी एक एग्जामिनेशन में ज्यादातर आपको वही फॉर्मेट पूछते। आइए दोनों फॉर्मेट को हम लोग एक बार यहां पे लिख लेते हैं बच्चा, और अगले क्लास से झूम झाम करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक बच्चा, चलिए आइए। चलो ए बच्चा, प्लीज नोट करिए।
चलो बच्चा दोनों फॉर्मेट लिख लीजिए। एक तरफ यहां हो गया एडलेस फॉर्मेट और एक तरफ हो गया प्लस माइनस फॉर्मेट। दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं और फिर अगले क्लास से हम लोग झूमझाम के साथ सवाल जवाब करेंगे। हाँ याद है, ये इस बैलेंस को इसमें से माइनस किए हैं, इधर से भी इधर माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने अपने, हाँ, जो ज्यादा बड़ा होगा उसमें छोटा वाला घट जाएगा। हाँ, इधर आ जाए। अच्छा इधर से भी हट जाए। चलिए ओके, आइए समझे। हो गया? ये सब चीज में तुम लोग इतना एक्सपर्ट हो, कुछ कहने के नहीं। फालतू चीज में एकदम अभी कोई क्वेश्चन पूछ देंगे बस सबका मुंह बंद हो जाएगा। चलिए बच्चा, ये 1 मिनट अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हो गया? ओके चलिए सुने हम लोग। आइए देखो, ये जो पहला मेथड है बाबू, जिसपे कि अभी हम लोग सवाल बनाएंगे कल से, अगले क्लास से हम लोग इसी पे सवाल बनाएंगे। ध्यान दो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले उसका डेट लिखेंगे, कौन से तारीख को बना रहे हैं एज ऑन करके। तो जनरली हम लोग मंथ में करेंगे ना, तो ये महीने के आखिरी दिन हो जाएगा, खाली बस, है ना। या कोई और डेट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मंथ बेसिस पे आप इसको कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करेंगे। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट का स्ट्रक्चर है, उसको समझिए। हम कैशबुक से भी पासबुक को बना सकते हैं बीआरएस, या पासबुक को लेकर के भी कैशबुक से बना सकते हैं। अब जनरली क्या है, ये मान के चलते हैं अगर कुछ ना बोले, दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग समझते हैं कि पासबुक का बैलेंस जो है मोर और लेस सही होता है। तो जो भी करेक्शन करना होगा, यानी बीआरएस के हिसाब से प्लस माइनस करना होगा, वो किस बैलेंस में करेंगे बच्चा? वो कैशबुक में करेंगे। जैसे आप, होता क्या है कि क्लास 4 बजे से है और कभी कभी आप 4:15 में आए। क्लास कितने बजे आया बच्चा? 4:15 पे। तो आप बोलते हैं कि आज सर लेट हो गए, आज सर लेट हो गए। अगले दिन आप 3 लड़का हट श्राप दे देंगे, बस हो जाएगा जी।
एक लड़की को श्राप दे दिए थे हम, ऐसे मुंडी कर रही थी, हम बोले तथास्तु, उस मुंडी ऐसी रह गया, ऐसी जा रही थी। सोचो, अरे हमको खत्म कर दो इसको। ए बच्चा, चलो बाबू ध्यान दो। अगले दिन हम लोग 3:45 पे आप आए कोचिंग, तो आप बोलेगा सर आज तो पहले आ गए, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं घड़ी तुम हमसे आने से पहले 4 कैसे बज गया, घड़ी हम आ गए तुम 4 बजा क्यों नहीं। बस समझिए, यानी हम लोग घड़ी पे इल्जाम नहीं लगाते हैं। हम 3:45 पे आ गए, हम ये नहीं बोलेंगे घड़ी 15 मिनट लेट हो। 4:15 पे आए तो हमने बोले घड़ी तुम आज 15 मिनट पहले बज गया, मेरे आने से पहले बज गया। घड़ी पे हम लोग इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी घड़ी भी गड़बड़ा दे, बैटरी उसका खराब हो जाए, हम टाइम पे हो, घड़ी ठीक जम पे नहीं है जी, या आगे कर दिया गया कोई उसको मैनुअली, है ना, तो इस तरह का चीजें हो सकती है। लेकिन जनरली हम लोग इल्जाम किस पे लगाते हैं जी, अपने आप पे लगाते हैं। सिमिलरली पासबुक में भी गलती हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बैंक वाला क्या होता है, रेगुलर कंकरेंट ऑडिट कराते रहते हैं, जिसके कारण से आपका बैलेंस जो होगा वो मिसमैच नहीं रहता है, हमारा ही में ही गड़बड़ी रहेगा। तो हम लोग कैश बुक से लेकर के पासबुक को मिलाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि आप पासबुक से कैश बुक को बनाइए, तो हम बनाएंगे। करना क्या होगा, हमको देखना होगा सवाल फेवरेबल बैलेंस का है कि अनफेवरेबल। सवाल फेवरेबल बैलेंस का है या जिसका भी हो, अगर फेवरेबल बैलेंस का सवाल है तो प्लस कॉलम में लिखेंगे पहला अमाउंट, अगर अनफेवरेबल बैलेंस का सवाल है तो माइनस कॉलम में लिखेंगे पहला अमाउंट। ध्यान रखिएगा, सवाल फेवरेबल और अनफेवरेबल से स्टार्ट होगा, फेवरेबल बैलेंस का अमाउंट कहां जाएगा और अनफेवरेबल बैलेंस जो होंगे माइनस कॉलम, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस करने का एक प्रक्रिया है जो हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। एक एक करके सारे जो रीजन है, कॉजेज हैं, एक एक करके सारे जो रीजन है, कॉजेज हैं, उसको हम लोग यहां पे कुछ को प्लस करेंगे, कुछ को माइनस करेंगे। उसके बाद ये दोनों कॉलम को अलग अलग जोड़ेंगे। सपोज करिए इस कॉलम का टोटल आया 15,000, कितना है बच्चा, और इस कॉलम को जोड़े तो आया 13,500, 13,000। तो देखेंगे कि जो मेरा अमाउंट ज्यादा है उसमें कम वाले अमाउंट को घटा लेंगे। अगर मान लीजिए ये 15,000 रहता और ये 20,000 रहता तो ये 15,000 इधर घट जाता, इधर बैलेंस निकलता 5,000। इसमें क्या प्लस ज्यादा है, माइनस कम है, तो यहां पे जो अमाउंट होगा ना घट करके यहां पे आ जाएगा कितना जी, 1,500। कितना आएगा बच्चा, 1,500। 15,000 में 13,500 घटा, 1,500 बैलेंस आया। 15,000 यहां रहता है, 20,000 यहां रहता है, ये इसमें घट जाता। 5,000 किस कॉलम में लिखते, माइनस कॉलम। माइनस कॉलम में लिखने का मतलब है ओवरड्राफ्ट, माइनस कॉलम में लिखने का मतलब है ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल। प्लस कॉलम में आने का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल यानी कैश एट बैंक। तो आपको ये पहले समझना होगा कि हमको पहला अमाउंट प्लस में लिखना है कि पहला अमाउंट माइनस में लिखना। डिपेंड क्या करता है हमारा सवाल फेवरेबल बैलेंस का कि हमारा सवाल क्लियर। इसमें बोलता है कि ऐसा कुछ है ये नहीं, हमको 2 कॉलम बनाना है, एक डिटेल का एक टोटल का। जो भी रहेगा डेबिट या क्रेडिट, यानी फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल, हमें मतलब नहीं है। अगर फेवरेबल होगा तो ये प्लस जाएगा, अनफेवरेबल होगा तो इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बच्चा, ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जो भी बैलेंस आएगा उसमें देखेंगे कि ऐड वाले कितने हैं और लेस वाले कितने हैं, यानी कितने आइटम को ऐड कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे और जितने आइटम को लेस करना होगा उसको लेस कर देंगे। फाइनल अमाउंट जो आएगा वो कहलाएगा क्रेडिट या डेबिट बैलेंस है। उस पर यहां पे डेबिट लिखेंगे तो यहां उल्टा क्या आएगा, क्यों हुआ ऐसा, मिरर इमेज। क्यों हुआ ऐसा, यहां पे क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, समझ में आ गया। यहां पे हम लोग कैश बुक लिख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डेबिट बैलेंस लिख रहे हैं, यहां पे क्या लिखेंगे। ये अंडरस्टूड है, ये कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, इसको बार बार हम नहीं बताएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। मिरर इमेज, हाँ
वो तो माइनस साइड में हाँ माइनस साइड में लिखते हैं, यहाँ पे सर हम लोग नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग भी स्टेटमेंट चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज आएगा, यहाँ पे वो चेंज होगा। चलिए यहां तक क्या बचा? चलिए तो हम लोग 6 पॉइंट में 5 पॉइंट को क्लियर कर लिए। ध्यान दे फटाफट फटाफट क्विकली। पहला क्या था? बीआरएस। बीआरएस क्या है? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। कौन बनाता है? कौन बनाता है बच्चा? अकाउंट होल्डर। क्यों बनाते हैं? रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, मैच करने के लिए। किसको किसके साथ रिकॉन्सिलेशन करना है? पासबुक के जो बैंक कॉलम, सॉरी कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है उसको पासबुक के साथ कब बनाएंगे? एट ए